एक व्यक्ति था जिसको उसकी वाइफ ने सुबह सुबह कहा कि ये पैकेट ले जाइए और मामा जी को देके आ जाइए। वो व्यक्ति उठा, गाड़ी लेकर के निकल पड़ा। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद में और एक चौराहे पे पहुंचा और जाकर के देखता है कि 3 रास्ते हैं और वो सोचने लग गया कि अरे पैकेट तो मुझे मामा जी को देना था, लेकिन कौन से मामा जी को, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। कि छोटे मामा जी को देना था तो ईस्ट में जाना पड़ेगा, बड़ों को देना था तो वेस्ट में जाना पड़ेगा, और बीच वालों को देना था तो नॉर्थ में जाना पड़ेगा। दोस्तों, वो व्यक्ति हम सब में मौजूद है। आप देखिए, जैसे ही बैंक अकाउंट में पैसा आता है, चाहे सैलरी से चाहे बिजनेस इनकम से, और हम बिना सोचे समझे चेक काटना शुरू करते हैं, पैसा ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। इंश्योरेंस में भी डाल दिया, म्यूचुअल फंड में भी डाल दिया, इक्विटी में भी डाल दिया, उसमें भी डाल दिया, और लास्ट में क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें एक्चुअली जाना कहां था, हमें हासिल क्या करना था। तो इन्वेस्टमेंट का जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम इन सब चीजों को दोषी ठहराने लग जाते हैं। नहीं दोस्तों, ना इक्विटी की गलती है, ना शेयर मार्केट खराब है, ना आपके म्यूचुअल फंड बेकार है, ना आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स खराब हैं। एक्चुअली हमारी प्लानिंग हम नहीं करी हमने, इसका नतीजा है ये। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फाइनेंशियल पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है उसके बारे में एक वीडियो जो मैं लगातार बना रहा हूं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन, बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। और मैं इस वीडियो के एंड को तक आप उसे देखिए, एंड तक पहुंचते पहुंचते आप 100% समझ जाएंगे कि आपको अपना पैसा कहां और किस तरह से लगाना है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस विषय की गहराइयों में खो जाते हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को यहीं रोकिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस तुरंत मिल जाए, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का विषय है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक्चुअली होता क्या है? पोर्टफोलियो आप जहां जहां पर अपने कमाए हुए पैसे को अलग अलग जगह लगाना चाहते हैं, उस सारे की एक प्लानिंग जो है वो एक पोर्टफोलियो है, उसका एक फ्रेमवर्क है। दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आपको, ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, इससे भी मैं समझा सकता था। मैं खुद आईटी में और फाइनेंस वर्ल्ड में काफी टाइम से काम किया है मैंने, और ये सब मैं बता सकता था। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन पेपर और पेन पे मिल रहा है या दोस्तों का फीडबैक आया है, तो इसलिए मैं तरीका फॉलो कर रहा हूं। अगर आपको कहीं कोई इश्यू हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको लैपटॉप से, माउस से, उससे भी सिखा सकता हूं, सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू। बट मैं समझता हूं कि ये ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है सबको। एनीवेज, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये तरीका आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई आप चेंजेस चाहते हैं। आप कहोगे तो मैं पीपीटी से भी समझा दूंगा। चलिए दोस्तों, अब बात आ रही थी पोर्टफोलियो पे। तो पोर्टफोलियो एक्चुअली होता क्या है? ये हमारी एक प्लानिंग है। हमने किस तरह से फाइनेंशियल्स, अपने जो रिसोर्सेज है उनको इस तरह से सेट करना है कि बाद में आप एक प्लान लेके चलें और बाद में अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन तक हम जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो में पहली बात यह है कि सबसे पहले डिसाइड किया जाता है इसके अंदर की टाइप क्या है आपका, कि किस टाइप के व्यक्ति हो आप, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। मान लीजिए कि आप बहुत एग्रेसिव हो और आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आपके लिए जो पोर्टफोलियो का टाइप होगा वो हो जाएगा एग्रेसिव, ये वाला। और मान लीजिए आप ऐसे हैं जो कि एक ऐसी सिचुएशन में कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप ज्यादा रिस्क लेने से भी घबराते हैं या आपको वो सूट नहीं करता, तो आपके लिए दोस्तों बनेगा डिफेंसिव पोर्टफोलियो। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पोर्टफोलियो के टाइप से पहले भी हमें सबसे पहले तय करना होता है कि हमारे गोल क्या है। देखिए, अब हर व्यक्ति का कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल जरूर होता है। आखिर हम लोग क्यों कमा रहे हैं, इतनी मेहनत रात दिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने बच्चों की एजुकेशन, हमारी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग, प्लस हमें घर बनवाना है, हमें कार लेनी है, हमें सोसाइटी के अंदर हमारे एक कुछ अच्छे फंक्शंस वगैरह करने हैं। तो इस तरह से सबके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, तो वो गोल हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। पोर्टफोलियो तब बनेगा, एक्चुअली क्या होता है कि हम आज की तारीख में कहां हैं और हमें जाना कहां है, उसके बीच में जो चीज होती है ना, उसे कहते हैं रास्ता। ये कैसे तय करना है, ये डिपेंड करता है हमारी प्लानिंग पे, और पोर्टफोलियो वही प्लानिंग है कि आज आपके पास में कितनी मनी है, मान लीजिए एक्स है, और आपको 5 साल बाद में कितनी चाहिए, मान लीजिए 5x चाहिए। तो अब हम उसके हिसाब से तय करेंगे कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना है। अगर मान लीजिए आपकी रिस्क एपेटाइट 5x की जगह पर 2x की है, तो आप इस केस में डिफेंसिव में जाएंगे, इस केस में आप एग्रेसिव में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो गोल्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि आपकी रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव होगा या फिर वो डिफेंसिव होगा। अब नेक्स्ट बात आती है आपके पास में रिसोर्सेज क्या क्या है। अब रिसोर्सेज आपके पास में क्या क्या हो सकते हैं? सैलरी हो सकती है, आपके पास में बिजनेस इनकम हो सकती है, आपके पास में कोई और प्रोफेशनल तरीके से इनकम आ रही है, या कोई घर से या रेंट की इनकम आ रही है, वो हो सकती है।
इस तरह से और बहुत सारे रिसोर्सेज है। तो अभी इस वीडियो के बाद में आप ना अपने ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। ये जो मैंने फ्रेमवर्क बनाया है ये एज इट इज आप अपने पेपर पे बनाइएगा और उसमें लिख लीजिएगा कि आप किस टाइप का आपका गोल्स कैसे हैं, आपके कौन कौन से 1 2 3 कौन कौन से गोल है, 1 2 3 4 5, ये टॉप 5 गोल्स लिखिएगा। और फिर आप देखिएगा कि हर गोल के हिसाब से आपको बहुत रिस्क कितनी ले सकते हैं आप, और फिर उसके बाद में आप लिखिएगा कि आपके पास में रिसोर्सेज क्या क्या हैं और कितने हर महीने आपके पास में बैंक अकाउंट में कितना पैसा आता है, या फिर चंक में एक साथ आता है और फिर मंथली के हिसाब से नहीं आता है, तो वो भी आप इसमें लिख लीजिएगा कि साल भर में कितना आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो जब अपन बनाते हैं तो पोर्टफोलियो में बेसिकली होता क्या है, पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लास के हिसाब से आप प्लान कर देते हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर आपकी देखिए, उसमें आपकी इक्विटी हो सकती है, उसमें आपके म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, और उसमें आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, और लिक्विड फंड्स हो सकते हैं। उसके अंदर आपका जो है गोल्ड हो सकता है, आपकी कोई अगर प्रॉपर्टी वगैरह है तो रियल एस्टेट हो सकती है। इसके अलावा आप कैश भी रखना चाहेंगे, इसके अलावा आप एक इमरजेंसी फंड भी बनाना चाहेंगे, इसके अलावा आप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहेंगे। तो ये दोस्तों मोटा मोटा जो है आपके पास में पोर्टफोलियो में आपका ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अब मान लीजिए आप इक्विटी में सपोज 20% इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में मान लीजिए आपने 30% डाल रखा है, और डेट जो है उसके अंदर मान लीजिए आपने 10% डाल रखा है, लिक्विड फंड में भी आपने मान लीजिए 10% डाल रखा है, तो ये हो गया 30 50 60 70, और मान लीजिए इसके अंदर आपने कोई 5% डाला, और इस तरह से बचे हुए में 1-1-2 करके 100% हो गया। इस तरीके का जो अलोकेशन होता है एसेट्स का अलोकेशन, उसको कहते हैं आप पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो जो होता है उसमें आपको एसेट्स को क्या करना पड़ता है, अलोकेट करना पड़ता है कि कितना पैसा किस चीज में डालें। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो ये है कि आपको दोनों में से एक चीज को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को एक्चुअली बैलेंस करना पड़ेगा कि आप कितना फोकस्ड हैं और कितना डाइवर्सिफाइड है। फोकस्ड का मतलब होता है दोस्तों सारे अंडे एक ही बास्केट में रखना, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा होता है कि रिस्क बढ़ जाती है लेकिन उसका रिटर्न बहुत अच्छा आता है। अगर आपकी किस्मत सही चल गई तो आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा उसके अंदर। और दूसरी बात, आपको ज्यादा जगह नजर नहीं रखनी है, वो एक ही जगह रखनी है। दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन वो होता है जैसे आपने अलग अलग एसेट क्लास के अंदर थोड़ा पैसा डाल दिया। उसका फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा कि उसमें रिस्क जो है वो कम हो जाती है, और रिस्क जो है ना वो कम हो जाती है, साथ में रिटर्न भी कम हो जाता है उसके अंदर। लेकिन ये एक्चुअली वन नहीं है, ये डायरेक्ट ही आएगा। ये रिस्क इज प्रोपोर्शनल टू रिटर्न, तो आप जितनी ज्यादा रिस्क लेंगे रिटर्न उतना ही आने के चांसेस हैं। तो आपको दोस्तों दोनों ही केसेस में आपको एक्सट्रीम एंड्स में कभी नहीं रहना है, बल्कि आपको बीच में रहना है। कैसे कि आप इतना डाइवर्सिफिकेशन रखिए जिससे कि आपका रिटर्न जो है ना ये तो हो हाई मैक्सिमम हो, और ये रिस्क जो है ना वो हो जाए आपकी मिनिमम। ये आपको दोस्तों बैलेंस करना है। अब उसको बैलेंस करने के तरीके भी मैं बताऊंगा, और साथ में आगे उसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को आप मैनेज करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जिस अपन टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे तो उसमें एसेट एलोकेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने कहा था पहला एग्रेसिव है, दूसरा डिफेंसिव है। अगर एग्रेसिव लेकर के चलते हैं, आप मान लीजिए आपके पास में जॉब है, आपकी फैमिली में अच्छे खासा पैसा वगैरह है, कोई चैलेंजेस जैसे नहीं है, तो आप एग्रेसिव लीजिए, क्योंकि एग्रेसिव में क्या होगा कि आपको तेजी से पैसा ग्रो करने में मदद मिलेगी। तो उस केस में क्या करेंगे, हम हमेशा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको दो पार्ट्स में बांट करके रखेंगे। पहला होगा आपका इक्विटी, दूसरा होगा आपका डेट, और इन्हीं को दोस्तों बैलेंस रीबैलेंस करते रहेंगे हम लोग। तो अगर आप एग्रेसिव हैं तो सबसे पहले लगभग 70% पैसा आप अपनी इक्विटी में रखिए। अब इक्विटी कई तरीके से हो सकती है, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, ये इक्विटी जो है आपकी डायरेक्ट इक्विटी भी हो सकती है, और दूसरा जो आपका हिस्सा है वो आप रखिए डेट इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज 30%। 30% पैसा आप किस किस में रख सकते हैं, आप जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें रख सकते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, या जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उनमें डाल के रख सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं, आरडी करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का वो करवा सकते हैं आप, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में आपको स्कीम खरीद सकते हैं। ये सारे क्या डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनका क्या फायदा होता है कि इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहती है लगभग, और ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, वो करीब करीब 5 से 8-9% के आसपास में रहती है ये लगभग।
तो ये फिक्स रहती है, तो इसमें क्या होता है, रिटर्न तो कम है लेकिन ये पूरी तरह सेफ है, इसमें रिस्क भी नहीं होती है। हालांकि आप जब अगर प्राइवेट पेपर्स अगर लेंगे कंपनीज के तो उसमें थोड़ा रिस्क बन जाता है, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट लॉस है वो चेंजेस होते रहते हैं। बट अगर आपने कोई गवर्नमेंट का स्कीम लिया तो फिर उस पर लिखा रहता है कि इतना % रिटर्न आपको मिल जाएगा, जैसे वो किसान विकास पत्र वगैरह ये सारे होते हैं। ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। इक्विटी में जाएंगे तो ये स्टॉक्स है। अब इक्विटी होती क्या है, इक्विटी एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी कंपनी के पास में उसको पैसा इकट्ठा करने के लिए ना दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि वो बैंक में जाकर के पैसा ले ले लोन पर, तो उसमें क्या होता है, उसे हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ता है उसके ऊपर। दूसरा होता है कि वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर ले और उसके बाद में जो भी उसका प्रॉफिट होता है उसमें से पब्लिक को वो पैसा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांटती रहे, उसे आप इक्विटी या शेयर्स कहते हैं। अब शेयर्स जो होते हैं ना उसमें रिस्क थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो बिजनेस है, उसका कुछ पता नहीं होता कि वो कितना ग्रो करेगा, कितना नहीं करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा। तो थोड़ा रिस्क तो है लेकिन फायदा ये है कि ये इससे ज्यादा रिटर्न देते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर आप 15+ ईयर्स की बात करते हैं तो उस केस के अंदर इक्विटी हमेशा से ही डेट को आउट स्मार्ट करती है, आउट परफॉर्म करती है। यानी कि अगर मान लीजिए इसमें 5 से 8% है तो इक्विटी में लगभग आपको 15% CAGR यानी कि कंपाउंड जो रिटर्न है पर ईयर का वो मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपके लगभग डेट से डबल रिटर्न इसमें मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप छोटा दायरा लेकर के चल रहे हैं कि आपको साल भर के लिए इन्वेस्ट करना है, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप डेट इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा पैसा लगाइए रादर देन इक्विटी। अगर आप डिफेंसिव हैं, जैसा अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप डिफेंसिव हैं, डिफेंसिव कैसे होंगे कि मान लीजिए 2 साल बाद में आपको अपनी बेटी की शादी करनी है या उसके हायर एजुकेशन का प्लान करना है, उसका पैसा देना है, या कोई EMI आपको चुकानी है, कोई बड़ा लोन है जो आपको 2 साल बाद में पे करना है और अभी आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप उसे इक्विटी में मत डालिए। उस केस में आप इक्विटी में 30% जो पैसा मत डालिए, बाकी सारा पैसा आप रखिए इक्विटी डेट में। क्यों? लिक्विड फंड्स वगैरह में। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए आपको पता नहीं है ना कि शेयर मार्केट है वो थोड़ा सा कभी एकदम से ऊपर हो गया, एकदम से नीचे हुआ, तो जब आपको पैसे की जरूरत पड़े उस टाइम आपको ऐसा ना हो कि आपका पैसा फंसा रहा है उस शेयर मार्केट में। तो अगर आपको पैसे की 1-2 साल में जरूरत है तो दोस्तों आप क्या करिए कि कम पैसा रखिए आप इक्विटी में और ज्यादा पैसा रखिए आप डेट में। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए आपका वो काम हो गया। एक सिचुएशन ये थी। दूसरी सिचुएशन ये थी कि मान लीजिए आप जैसे यंग प्रोफेशनल है और आपकी कोई लायबिलिटीज नहीं है और घर पे भी कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं है पैसे को लेकर के, तो आप एग्रेसिव में जाएंगे। एग्रेसिव में जाएंगे तो आप 70% के आसपास इक्विटी में रखेंगे, तो यहां से रिटर्न ज्यादा मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ी रिस्क भी ज्यादा रहेगी। जैसे मान लीजिए 2 महीने के लिए स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश कर गया, 6 महीने अगर मान लीजिए कुछ एकदम से कोविड जैसा कोई प्रॉब्लम आई या कुछ भी आती है, तो उस केस में स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि अगर आप अच्छी पोजीशन में है तो आप कहेंगे ठीक है 15 साल के लिए मैं भूल गया पैसा लगा करके, तो आपको रिटर्न बहुत बहुत ज्यादा मिल जाएगा इसके मुकाबले में। अब बात आती है, हालांकि इसमें एक चीज और भी है कि आपको कौन से इक्विटी में पैसा लगाना है ये आपको देखने का तरीका आना चाहिए, जो मैं आपको आने वाले समय में बताने वाला हूं। नेक्स्ट है कि फिर आता है नेक्स्ट रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग दोस्तों क्या होता है कि आपने अगर मान लीजिए एक बार पोर्टफोलियो बना लिया, ये सारी चीजों में आपने पैसा अलोकेट कर लिया और उसके बाद में आपने उसको इन्वेस्टमेंट को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया कि उसको देखते रहे, फिर आप कुछ 3 महीने में एक बार या साल में 2 बार कम से कम उसको लेकर के बैठिए, उसको पूरा रिव्यू कीजिए। रिव्यू करके देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इक्विटी एकदम से बहुत ज्यादा रिटर्न दे रही है। जैसे अभी इन दिनों में 61,000+ से ऊपर अगर सेंसेक्स चला गया है तो इसका मतलब ये कि ये गुब्बारा बहुत फूल गया है। उस केस में आप क्या करिए, थोड़ा सा पैसा निकालिए इक्विटी से, जो क्योंकि वो हाई वैल्यू हो चुकी है, हाई प्राइस्ड हो चुकी है, और उसको डेट में डाल दीजिए। अब जब इक्विटी नीचे आएगी तो आपको नुकसान कम होगा, और जब आपके पास में इक्विटी बहुत नीचे चली गई, मान लीजिए स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है और बहुत बुरी तरह से 30,000 के आसपास ही आ गया और प्राइसेस गिर चुकी हैं, तो आप क्या करिए, जो डेट में आपने पैसा डाला था ना वो निकाल करके वापस से इक्विटी में डाल दीजिए। अब उसको कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, लेकिन मेरी भी लिमिटेशन है दोस्तों क्योंकि मैं एक कम समय में सारी नॉलेज डालना चाहूं तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो छूटेगा वो कवर जरूर होगा। और बाकी आप अपने प्रश्न जरूर पूछेगा बीच में, अपने नीचे अगर कोई क्वेश्चन है तो आपके काफी क्वेरीज तो उससे ही आंसर हो जाएंगी, और आपको कुछ टाइम बाद में मैं कोई Q&A सेशन भी रख लूंगा जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस का आंसर किया करूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको डिपेंड करता है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपको, ये बेंजामिन ग्राहम का बताया हुआ तरीका है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि आप कहीं ऐसा नहीं हो कि सारा पैसा आपका फंस जाए और जरूरत के टाइम पर कहीं आप महंगे में खरीद लें और
कम में आपको बेचना पड़े। आपने देखा स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग ज्यादा पैसे में खरीद लेते हैं क्योंकि टीवी वाले कुछ ना कुछ बखान करते रहते हैं, और फिर वो क्या होता है कि 2 महीने बाद में वो चीज डाउन हो जाती है और तब उनको मजबूरी में बेचना पड़ता है। तो मैं आपको कहूंगा ऐसी गलती ना करें, इसके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करें, जो बेंजामिन ग्राहम ने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा है दोस्तों कि जैसे आपने देखा है कि हम जब दिवाली अब आ रही है तो लक्ष्मी पूजा करते हैं दिवाली के दिन, तो अगर आपने लक्ष्मी जी की फोटो को ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी जहां पे विराजमान होती हैं उनके नीचे ना एक छोटा सा वो जो जिस सिंहासन पर रहती है ना, वो सिंहासन जुड़ा हुआ रहता है उनकी मूर्ति से। मतलब मैं कहूंगा कि मान लीजिए लक्ष्मी जी के और उस सिंहासन के बीच में एक पतली सी रस्सी बंधी हुई है, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल है, तो चंचल है तो एक जगह टिकेंगे नहीं, जब टिकेंगे नहीं तो वो हमेशा भागने के लिए तैयार रहेंगी, आज यहां कल वहां। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो छोटा सा धागा है, वो छोटी सी मोली है, रस्सी है, जो लक्ष्मी जी को उस प्लेटफॉर्म से बांध के रखती है दोस्तों। अब इसको कैसे बाद में यूज करेंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदें, इक्विपमेंट कोई भी असेट लें, तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर ध्यान रखें, मतलब जो उसकी जो रियल वैल्यू है उससे कम में खरीदने की कोशिश करें उसे। चलिए दोस्तों, उसके बाद में आते हैं अपन की पोर्टफोलियो जो है ना, उसमें आप किस तरह से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा आपको एक ग्रिड बना करके दिए यहाँ पर। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, आपके प्लान्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म, मान लीजिए जो साल से 1 साल के अंदर अंदर जो आपको पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। आपको 2 से 5 साल के लिए चाहिए तो वो हो जाएगा आपका मिड टर्म। और अगर मान लीजिए आपको 10 साल से ज्यादा के टाइम के लिए आप पैसा ब्लॉक करके रखना चाहते हैं इन्वेस्ट करके, तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, ये 3 तरीके के गोल्स होते हैं, और इन तीनों तरीके के गोल्स के हिसाब से आप 3 तरीके के स्टॉक्स में पैसा डाल सकते हैं। इक्विटी, शेयर्स, तीनों का एक ही मतलब है, उसमें आप पैसा डाल सकते हैं, लेकिन तीनों तरीके की कंपनीज अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहले होती है स्मॉल कैप कंपनीज, ये बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती है और ये बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं, तो इसमें आपको हमेशा हाई रिटर्न मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें हाई रिस्क भी रहेगी। तो कितना, मान लीजिए 10% डाल दिया, 15% डाल दिया, वो अपन बात करेंगे आपके अलग अलग सिनेरियोज लेकर के। दूसरा रहता है मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज क्या होती है कि बहुत छोटी नहीं होती है, मध्यम आकार की कंपनियां होती है और काफी 5-7 साल 10 साल पुरानी कंपनियां होती है, प्रोमिनेंट होती हैं। और थर्ड जो है ना, इसमें क्या होता है कि मिड में रिस्क भी मिड होती है और रिटर्न भी मिड होता है इसके अंदर। आपने मान लीजिए यहां अगर मान लीजिए सपोज करिए 50% का रिटर्न मिला, तो यहां हो सकता है आपको 20% का रिटर्न मिले या 30% का रिटर्न मिले। तीसरी होती है दोस्तों लार्ज कैप कंपनीज। अब लार्ज कैप कंपनीज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे मान लीजिए इंफोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, आपके बजाज फाइनेंस हो गई, जो हीरो ग्रुप है वो हो गया, ये सब इंडिया की रिलायंस हो गई, ये सब बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज हैं। लार्ज कंपनीज का फायदा ये कि इनमें रिस्क बिल्कुल निल है, बहुत ही कम, न के बराबर रिस्क है, लेकिन यहां पर रिटर्न भी कम है। तो यहां मान लीजिए आपको 5 से 10% का रिटर्न लगभग आपको साल का मिलेगा इस केस के अंदर। अब हमें क्या करना होगा कि आपकी जरूरत के मुताबिक हम पैसा 10% यहां लगा दिया, 20% यहां लगाया, 5% यहां लगाया, इस तरह से इस ग्रिड को पूरा भर लेंगे। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आज एन असाइनमेंट आप इसको ऐसे ग्रिड बना करके एक बार भर के देखिए कि आप कौन सा कितना किस में डालना चाहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आपने यह तय कर लिया कि मुझे मान लीजिए यहां पर 10% रखना है, और मान लीजिए मुझे यहां पर 20% रखना है, और मान लीजिए मुझे यहां पर 30% रखना है। तो आप थोड़े डिफेंसिव वाले लोगों में से आ गए। अब आपके गोल के हिसाब से आप डाल दीजिए कि इस 10% में से 5% मुझे शॉर्ट टर्म में चाहिए, 5% मुझे 2% मुझे मिड टर्म में चाहिए, 3% मुझे लार्ज टर्म में चाहिए। सेम आप यहां पर कर लीजिए कि मान लीजिए यहां पर 10% जो था उसका कुछ मतलब इसमें हो गया, सेम आप यहां पर रिपीट कर लीजिए कि 20% है, उसमें से मान लीजिए आप 10% जो है ना वो शॉर्ट में रख लिया आपने, 5% मिड में रख लिया और 5% आपने लार्ज कैप में रख लिया। इसी तरह से मान लीजिए लार्ज में 30% आपका है, तो जो है 30% आपका है, तो उसके अंदर मान लीजिए आपने 20% यहां रख लिया, 5% यहां रख लिया और 5% यहां रख लिया। अब ये होने के बाद में आपने ये अलोकेट तो कर लिया, लेकिन अब आपको कंपनीज कौन सी सेलेक्ट करनी है जिनमें आप ये पैसा लगाएंगे। पहला तो आपका ये प्रश्न आ रहा होगा कि यहां तो मैंने 10%, 20% और 30% यानी 50 और एक 60% लिया, 40% किधर है? तो 40% दोस्तों आप ही बताओ किधर है? ये है इधर, यहां पर 40% पैसा है आपका और इधर 60% है। तो मैंने आपका एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये छोटा सा चार्ट बनाया कि 40% डेट में है तो वो तो आपके इधर काम ही नहीं आएगा। इक्विटी में जो अगर आपने 60% पैसा अलोकेट किया है तो उसके लिए इस तरीके की प्लानिंग अपन करेंगे। डेट की अपन बाद में बात करेंगे। इक्विटी में मैं अब आपको थोड़ा सा एक असाइनमेंट देता हूं कि अब आप क्या करिए
कि कौन से इनमें से अब आपको कौन कौन सा शेयर लेना है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है। अब मैं आपको यहां पर ये 5 सूत्र देने वाला हूं जिससे कि आप पता कर सकें कि कौन सी इक्विटी आपको सूट करेगी और कौन सी नहीं। तो देखिए, सबसे पहले ना आप ये 2 वेबसाइट्स हैं, इन दोनों वेबसाइट्स को रेगुलरली विजिट कीजिए। इनको आप अपने गूगल ब्राउजर के अंदर ना, क्रोम के अंदर आप बुकमार्क करके रख लीजिए। पहली है screener.in, दूसरी है morningstar.in। स्क्रीनर पर आप जाइए, अकाउंट बनाइए अपना, और उसके बाद में उसमें ना क्राइटेरिया दे रखे होते हैं सेलेक्ट करने के। तो आप सबसे